जय हिंद दोस्तों, मैं सत्यप्रकाश त्रिपाठी यूपीएससी हिंदी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आराधन बैच में हम लोग आज हिस्ट्री से रिलेटेड प्रश्न को देखेंगे। हालांकि जो पहला प्रश्न है अभी मैं देख रहा था तो ये पहला प्रश्न एक बार अभी हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया ही था, लेकिन 93 के बाद फिर 2006 में दोबारा ही वही प्रश्न पूछा। तो आप देखिएगा, या तो टॉपिक या तो प्रश्न यूपीएससी बार बार रिपीट करता है। जाहिर सी बात है उनके पास मतलब क्वेश्चन के भाई कहाँ से पूछेंगे, पूछने का एक लिमिटेशन है, ठीक है। पैटर्न चेंज हुआ नहीं है तो पूछने का एक ही वही है, ठीक है। जैसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? अमोघ हर्षवर्धन, दंतिदुर्ग, ध्रुव और कृष्ण, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो राष्ट्रकूट है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 753 ईस्वी में दंतिदुर्ग ने की थी। तो सही ऑप्शन बी इसका सही विकल्प है, दंतिदुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी, ठीक है। और जो एक मैप था हम लोगों ने उस दिन ड्रॉ किया था, हालांकि वो मेरा मिल नहीं रहा था, तो आज ये मैप मिला है, ठीक है। ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष था कन्नौज को लेकर के गुर्जर प्रतिहार वंश में, ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, गुर्जर प्रतिहार वंश में और पाल वंश में और राष्ट्रकूट वंश में, इन तीनों के बीच जो त्रिपक्षीय संघर्ष था कन्नौज को लेकर के, वो आपस में था। तो राष्ट्रकूट बहुत ही फेमस वंश है, मध्यकालीन इतिहास में इसकी स्थापना दंतिदुर्ग ने की थी। मानेखेत इनकी राजधानी थी, ये देख सकते हैं मानेखेत मैप में, ठीक है। तो राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मानेखेत थी। कृष्ण प्रथम इसके एक प्रमुख राजा हुए। तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि ये मैप बना सकते हैं। इस मैप में यहाँ पे ऊपर, मतलब इस मैप का प्रिंट आउट लेकर के यहाँ पे ऊपर पाल वंश, यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रतिहार वंश और यहाँ पे आप लिख सकते हैं राष्ट्रकूट वंश, ठीक है। और देखिए नोट कैसे बनाना, राष्ट्रकूट लिखा, ठीक है। यहाँ पे पहला वंश, पहला जो इसके शासक था तो दंतिदुर्ग, ठीक है। दंतिदुर्ग ने स्थापना की या संस्थापक दंतिदुर्ग, और फिर लिखिएगा मानेखेत राजधानी, ठीक है, मानेखेत राजधानी। इससे क्या होगा, मैप पे आपका लोकेशन हो जाएगा ना, तो साथ आपके प्रश्न इससे भी बनने की संभावना होती है, ठीक है। तो मानेखेत राजधानी है, ये लिख दिया। अब दंतिदुर्ग के बाद आता है दूसरे नंबर पे कृष्ण प्रथम, ठीक है। तो कृष्ण प्रथम का नाम लिखिए। अब इसमें प्रमुख प्रमुख जो कार्य कराए थे, एक दो वर्ड में, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है। जैसे कृष्ण प्रथम के नाम के आगे लिख सकते हैं एलोरा, ठीक है। ये देखिए जगह का नाम है एलोरा, यहाँ पे मैप में आप देखेंगे तो एलोरा ये, ठीक है। एलोरा में इन्होंने कैलाशनाथ मंदिर की निर्माण कराया, कैलाशनाथ मंदिर, तो लिख लीजिए कैलाशनाथ मंदिर बनाया, ठीक है। फिर एक प्रमुख राजा है इनका ध्रुव, ठीक है। ऑप्शन में आपके पास क्या था, ध्रुव था ना, देखिए ध्रुव, तीसरे नंबर पे ध्रुव था। तो इनका एक प्रमुख राजा है ध्रुव, जिसने प्रतिहार राजा वत्सराज और पाल राजा धर्मपाल को हराया, ठीक है। तो लिखिए प्रतिहार, वत्सराज और पाल धर्मपाल को हराया, ठीक है, धर्मपाल को हराया। क्योंकि ये प्रश्न पूछ सकता है कि धर्मपाल और प्रतिहार राजा वत्सराज को हराने वाला निम्नलिखित में से कौन है, तो ये ऑप्शन दे देगा दंतिदुर्ग, कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद, ठीक है। तो ये सारे हैं। इसका एक प्रमुख राजा है अमोघ हर्ष, अमोघ हर्ष, राष्ट्रकूट वंश का अमोघ वर्ष या अमोघ हर्ष कई जगह लिखा रहता है, ठीक है। बेसिकली 814 से 878 ईस्वी के मध्य इसका शासनकाल मिलता है। और ये जैन धर्म का अनुयायी था, तो लिख लीजिए जैन धर्म का अनुयायी, ठीक है, जैन धर्म का अनुयायी था। इसने कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग लिखी थी, ठीक है। कविराज मार्ग, कविराज मार्ग नाम का एक पुस्तक लिखा था। हो सकता है प्रश्न पूछ दे कि कविराज मार्ग के राइटर कौन थे, निम्नलिखित में किस राजा ने कविराज लिखा था, या ये प्रश्न पूछ सकता है कि किस वंश के राजा कविराज मार्ग लिखे थे, तो प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल, ऐसा आपके पास ऑप्शन आ सकता है। तो कविराज मार्ग नाम की पुस्तक लिखी थी, इसको दक्षिण का अशोक कहा जाता था। तो ये फैक्ट आपको ऐसे, मतलब आपको नोट्स बनाना है। जैसे राष्ट्रकूट के बारे में इतनी जानकारी सफिशिएंट है, प्रतिहार के बारे में इतनी जानकारी सफिशिएंट है, पाल के बारे में ऐसे ही, पाल के बारे में क्या बताएंगे, गोपाल इस वंश का संस्थापक था, उदांतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण करा। धर्मपाल इसका दूसरा प्रमुख राजा था, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, है ना। तो कहने का कुल मतलब है कि जो कीवर्ड वाला, अच्छा आपने जैसे मान लीजिए कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन की होगी, यूपीएससी की ज्वाइन की होगी, यूपीएससी की टेस्ट सीरीज इस समय 2014 के लिए, सॉरी 2024 के लिए 700 रुपए में मात्र उपलब्ध है, और 2025 की भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई है, 2500 रुपए में आपका उपलब्ध है, ठीक है। 2500 रुपए में 30 टेस्ट हैं, इसमें लगभग 22 टेस्ट हैं, 22 या 25 टेस्ट हैं। आप अधिक जानकारी के लिए हमारा नंबर जो है 95 19 78 00 78, ठीक है, इस पर संपर्क करिए। अब मान लीजिए आपने यूपीएससी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, उसमें पाल वंश पे कुछ और एक आध आपको की पॉइंट मिल जा रहा है, तो उसको यही नोट कर लिया, ठीक है। कहने का कुल मतलब है मैप से थोड़ा सा इतिहास के साथ मैप में आप खेलेंगे तो बहुत आगे जाएंगे, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे? ठीक है, ऑप्शन आपके पास विज्ञानेश्वर, हेमाद्रि, जीमूती वाहन, राजशेखर। अगर आपने इसके पहले के ये देखिए आईएएस 2006 में पूछा, सॉरी 1995 में पूछा गया प्रश्न है, 1995 में इसका ये प्रश्न पूछा गया था, और फिर पिछले साल इस पे 2021 या 22 में प्रश्न आया था, जो अभी हम लोगों ने पिछले की क्लास में देखा था। ठीक है, मिताक्षरा और दाया भाग पे। ठीक है, तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि विज्ञानेश्वर जो है वो मिताक्षरा, ठीक है, मिताक्षरा नाम की मतलब बुक लिखी थी, याज्ञवल्क्य की स्मृति पर टीका लिखा था, उसको मिताक्षरा बोलते हैं, और हिंदुओं में उस कानून से हिंदू लॉ शासित होते हैं। तो मिताक्षरा के लेखक कौन थे, या मिताक्षरा की टीका किसने लिखी थी? मिताक्षरा याज्ञवल्क्य की स्मृति पर टीका जिसका नाम मिताक्षरा किसने लिखा था? विज्ञानेश्वर ने। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अब हिंदू लॉ से संबंधित है तो प्रसिद्ध विधिवेत्ता में विज्ञानेश्वर आते ही हैं। ठीक है, पहला, अब यानी कि जिसमें पहला नहीं है वो गलत, तो बी हटा दीजिए ऑप्शन में से। ठीक है, देखिए पीवाईक्यू क्यों जरूरी है आपको खुद समझ में आ जाएगा। जिसने 1995 वाले इस प्रश्न को हल किया होगा, मिताक्षरा दया भाग वाला कानून, उसके लिए फ्री फोकट वाला कानून मतलब प्रश्न था, आराम से उसके प्रश्न सही हो जाएंगे। ठीक है, चौथा भी देखिए जुड़ रहा है इसमें, चौथा भी जुड़ रहा है, जीमूती वाहन, ये इसने क्या लिखा था? दाय भाग। जीमूती वाहन ने दाय भाग लिखा था। ठीक है, यानी कि विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य स्मृति पर मिताक्षरा शीर्षक से एक टीका लिखी थी, जीमूती वाहन ने दाय भाग नाम के ग्रंथ की रचना की। ठीक है, एक बचना, यानी कि अब 4 ऑप्शन में होना ही चाहिए। ठीक है, तो ए भी खत्म हो गया, इस प्रश्न का उत्तर ए भी खत्म हो गया। अब आपके पास ऑप्शन में बच रहा सी और डी, यानी कि 1 और 4 और 1, 2, 4। ठीक है, राजशेखर के बारे में मत है कि राजशेखर जो है बेसिकली कवि थे। ठीक है, राजशेखर गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम के कवि थे। इन्होंने काव्य मीमांसा, बाल रामायण, भुवन कोश नाम की पुस्तकें लिखी थी। कवि थे तो कवि होंगे ही नहीं, तो वो खैर ऑप्शन में है भी नहीं। हेमाद्रि के संदर्भ में प्रचलित है कि हेमाद्रि ये देवगिरी के राजा महादेव, ठीक है, देवगिरी का यादव वंश, अगर आप यादव वंश पे मैं वीडियो लेकर के आऊंगा, यादव वंश जो देवगिरी के यादव राजा थे महादेव, और एक राजा थे रामचंद्र यादव। ठीक है, तो इन दोनों राजाओं के ये महामंत्री थे और एक कुशल प्रशासक, वास्तुकार, क्या बोलते हैं, इन्होंने कई सारी राजनीति पे और कानून पे पुस्तक लिखी थी। बेसिकली हेमाद्रि पंत ये ब्राह्मण थे। हेमाद्रि पंत ने प्रशासन और राजकीय कार्यों को संदर्भ में बहुत ज्यादा पुस्तकें लिखी, रूल नियम रूल रेगुलेशन बनाए, तो उनको विधिवेत्ता माना जा सकता है। तो सही विकल्प इसका हो जाएगा सी, 1, 2, 4। ठीक, हो सकता है इस पे यूपीएससी थोड़ा सा चेंज करके फिर से कोई इसमें बुक बना दे, मतलब क्वेश्चन बना दे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि पीवाईक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नई वीडियोस करिए, खुद से कर लीजिए, लेकिन पीवाईक्यू जरूर कीजिए, मतलब जरूर कीजिए। नहीं करेंगे तो आपका नुकसान तय है, तो तय है, क्योंकि आते हुए प्रश्न अगर आपके गलत हो जा रहे हैं या पहले पीवाईक्यू के प्रश्न गलत हो जा रहे हैं तो इससे ज्यादा विडंबना कुछ नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, बोल रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और प्रसिद्ध स्थान उसके क्षेत्र से मैच करना था। हालांकि ये ऐसे प्रश्न देखिए आपको फ्री फंड में मिलते हैं, जैसे बोध गया का मैच किया बघेलखंड। अब पूछा कौन कौन से सही सुमेलित हैं। खजुराहो का मैच किया बुंदेलखंड से, डी विदर्भ, नासिक, मालवा, तिरुपति, रायलसीमा। अगर आप मालवा रीजन देखेंगे, जैसे ये भारत का मैप है, ठीक है, अगर मान लीजिए भारत का मैप है, मान लीजिए इस मैप को मैं हटा देता हूं, ठीक है, तो मालवा रीजन यहां पे कहीं है, ये वाला रीजन मालवा है, और नासिक कहीं इधर कहीं है। ठीक है, मतलब मालवा मध्य प्रदेश में पड़ेगा और नासिक कहां पड़ेगा, आपका नीचे की ओर। तो मालवा और नासिक का कोई मेल नहीं है। नासिक कहां पे है, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इसको काट दीजिए, महाराष्ट्र। अब देखिए चौथा ऑप्शन आपके पास हटाते ही आपको प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। जो चौथा आपने हटाया, ए खत्म, बी खत्म, डी खत्म, सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2 और 5। ठीक है, बोध गया जो कि बिहार में है, ठीक है, तो बोध गया ये गलत हो जाएगा। ये कहां पे है, बिहार में। बिहार में बोधि वृक्ष है बेसिकली। बोध गया बिहार में एक गौतम बुद्ध के, जहां पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे जहां पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वहां पे एक महाबोधि मंदिर भी है। ठीक है, जो कि बौद्ध धर्म अनुयायियों के लिए बहुत ही फेमस है। ठीक है, तो महाबोधि टेम्पल जो है वो मोनेस्ट्री और जो भी टूरिस्ट है उनको अट्रैक्ट भी करता है। तो ये गलत है। खजुराहो जो है वो आपका बुंदेलखंड में ही है। ठीक है, खजुराहो बुंदेलखंड में ही, और अपने चंदेल राजाओं की जो कलाकृतियां हैं, जो वहां पे मूर्तियां हैं, उसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जैन और हिंदू धर्म से रिलेटेड है। तो ये सही है, ये गलत है, ये सही है। शिरडी जो है ये आपका महाराष्ट्र में है, अहमदनगर के पास, तो विदर्भ में हो ही नहीं सकता, ये गलत।
ठीक है, तिरुपति रायलसीमा में है, बिल्कुल सही बात है, 2 और 5 इसके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत के इतिहास में अर्घट्ट किसे निरूपित करता है? बधुआ मजदूर, भूमिदान है, सैन्य अधिकारियों को दिया गया, भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त एक जल चक्र है, और कृषि भूमि के बदले दी गई एक बंजर भूमि है। तो अर्घट्टा, अर्घट्टा बेसिकली एक ऐसा गोल सा ऐसा चक्र होता था, ठीक है, और ऐसे इस पे, ठीक है, यहाँ पे मटकी बधी रहती थी, ठीक, और इसको गोल गोल घुमाया जाता था, ठीक है, देखिए इसको गोल गोल घुमाया जाता था, जब ये व्हील नाचता था तो पानी लेकर के ऊपर जाता था, फिर ऐसे गिर जाता था नाली में, और इस सिंचाई की काम में देती थी। तो बिल्कुल, तो इसका मतलब हो गया कि भूमि की सिंचाई के लिए एक जलचक्र या वाटर व्हील है अर्घट्टा, ठीक है। तो अर्घट्टा क्या है? मध्यकाल में भूमि की सिंचाई के लिए एक वाटर व्हील था। अगला है, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग, भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग प्रथम बार किया था यूनानियों ने, रोमवासियों ने, चीनियों ने, अरबों ने, ठीक है। ऋग्वेद में बेसिकली भरत कबीला के नाम पे भारत का नाम भारत पड़ा, ठीक है। और कुछ जो हमारे अनुयायी है, मतलब भारत का नाम हिंद हो सकता है, भारत पे प्रश्न आ जाए क्योंकि भारत विवाद चर्चा में भी रहा है भारत नाम। तो भरत कबीले के राजा के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। दुष्यंत के मतलब जो दुष्यंत के पुत्र, राजा दुष्यंत के पुत्र भरत, जो कि शेर से खेलते थे, आपने बचपन देखा होगा, दुष्यंत और शकुंतला उनकी शायद पत्नी का नाम रहता है, दूध पिलाते हैं शेर के बच्चे को, ठीक है, तो उनके नाम पे भरत माना जाता है। प्लस ऋषभ देव जो जैन तीर्थंकर थे, उनके ज्येष्ठ पुत्र का भी नाम भरत था। तो 3 लोग के नाम पे भरत, ये जो भारत है ये 3 लोग के नाम पे है। याद रखिएगा, एक एक्स्ट्रा फैक्ट आपके पास, एक तो है भरत कबीला, दुष्यंत पुत्र भरत और ऋषभ देव के पुत्र भरत, ठीक है, 3 लोग से। अब बात आती है हिंद, ठीक है। हिंद किसने कहा था? ठीक है, हिंद जो है, हिंद शब्द की उत्पत्ति के संदर्भ में विद्वानों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, लेकिन एक चीज तय है कि हिंद शब्द जो है वो अरबियों ने कहा था, ठीक है। कैसे? बेसिकली वो सिंधु बोलना चाहते थे या सिंध बोलना चाहते थे, सिंधु से हिंदू शब्द आया, वो सौ नहीं बोल पाते थे, ठीक है, और सिंध से हिंद शब्द आया, यानी कि सिंध नदी के किनारे, ठीक है, सिंध नदी के किनारे हिंद, और हिंदू सिंधु के किनारे के लोग हिंदू। तो जितने भी सिंधु के किनारे थे, विद्वानों का मानना है कि पूरे भारत में, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के सिंधु नदी की इस ओर रहने वाले जितने भी मूल निवासी थे वो हिंदू थे, ठीक है, क्योंकि उनको हिंदू अरबियों ने ही बोला था। यानी कि हिंदू शब्द की उत्पत्ति के विषय में जो विवाद है वो क्या है, हिंदू की उत्पत्ति किससे हुई है, और हिंदू शब्द की उत्पत्ति सिंधु नदी से हुई है, ये तय है। क्योंकि क्या होता है कि पुराने समय में अरबी भाषा में लोग सौ नहीं बोल पाते थे, तो सौ की जगह ह बोलते थे, और इस शब्द का प्रयोग बेसिकली भारत के उत्तरी भाग में जो सिंधु नदी के जो पूर्वी तरफ के लोग रहने वाले हैं उनके लिए किया जाता था। यानी कि हिंदू शब्द की उत्पत्ति सिंधु या सिंध या सिंधु नदी से हुई, ठीक है। बेसिकली मूल अर्थ क्या है, सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोग। तो भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? अरबों ने किया था, ठीक है। सही विकल्प क्या हो जाएगा? अरब, ठीक है। ईरानियों ने क्या बोला था? हिंदुस्तान, ठीक है। ईरानी हम लोग को क्या बोलते थे? हिंदुस्तानी, या भारत को हिंदुस्तान बोला, ठीक है। यूनानियों ने क्या बोला? इंडिया, इंडस, इंडिया, ठीक है। तो हो सकता है इस पर प्रश्न पूछ दे, ठीक है। हिंद की जनता को हम लोग को हिंदू किसने बोला था? तो अरबों ने, ठीक है। सही विकल्प इसका हो जाएगा डी, अरब, ठीक है। अगला प्रश्न है, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? ठीक है। पहला, छुरा मारकर, यलदौज के साथ युद्ध में, किलंजर के घेरा डालते समय उनको, बुंदेलखंड के किले में घेरा डालते समय उनकी मृत्यु हो गई, या चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक बेसिकली बहुत फेमस है, ठीक है। लाहौर में इसका मकबरा भी है, लाहौर में मकबरा कुतुबुद्दीन ऐबक का। और चौगान खेलते समय, बेसिकली आधुनिक खेल में पोलो एक खेल होता था, 2003 का देखिए प्रश्न है, तो 2003 में प्रश्न पूछा गया था। तो बेसिकली चौगान खेलते समय उसको घोड़े से गिर गया, और लोग बोलते हैं कि मतलब ऐसे सिर के बल गिरा, रीढ़ की हड्डी जो ये जो मतलब मेरुदंड होता है ये टूट गया, और उसकी मृत्यु हो गई। लाहौर में उसको दफनाया गया, वहीं उसको जो है क्या बोलते हैं, उसका मकबरा वहीं बना। एक फैक्ट यहाँ पे मैं बता देता हूँ, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत यहीं से मानी जाती है, कुतुबुद्दीन ऐबक से, ठीक है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ये फॉर्मेट है, ठीक है। GKTSL ये मतलब क्रोनोलॉजी है, गौरव कुमार त्रिपाठी SL, ऐसे मतलब लोग याद किए थे, एक्रोनिम्स है, आप शुरू से अंत तक याद कर सकते हैं, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, ठीक है। जैसे अरब की सिंध पर विजय के साथ भारत में इस्लाम
इस्लाम की शुरुआत होती है। प्रथम जो मुस्लिम आक्रमण है मोहम्मद बिन कासिम करता है, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम MBK। दूसरा जो आक्रमण है वो महमूद गजनवी MG करता है। तीसरा समय मोहम्मद गौरी, आक्रमण मोहम्मद गौरी करता है, जिसने 17 बार भारत में आक्रमण किया था, सोमनाथ मंदिर को बहुत बार लूटा, ठीक है। तो ये है बेसिकली। और पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया गया था? प्रथम मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम, बेसिकली राजा दाहिर नाम था शायद राजा का, सिंध के राजा थे दाहिर, ठीक है, सिंध के राजा दाहिर पर पहला आक्रमण था। तो ये फैक्ट है आपको GKTSL, है ना। मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी और सॉरी महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी, ठीक है। तीसरा मोहम्मद गौरी, बीच में मोहम्मद गजनवी था। 3 आक्रमण हुए सिंध पर और उसके बाद भारत में इस्लाम का प्रभाव दिखता है। अगला है चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। देखिए 2001 का प्रश्न है और फिर अभी 2001 अगला प्रश्न है, 2021 में फिर इस पर प्रश्न पूछा था। तो सोचिए PYQ लगाने के कितने फायदे हैं, ठीक है। चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया, बलबन के शासनकाल में, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में, इल्तुतमिश के शासनकाल में और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, ठीक है। देखिए बेसिकली होता ये है कि इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम रहता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, उसके बाद वो भारत में राजपूतों के आंतरिक विद्रोह को, ग्वालियर, रणथंभौर, अजमेर, जालौर, इसमें आंतरिक विद्रोह को समाप्त करता है। उसके बाद वो भारत में थोड़ा सा क्या बोलते हैं मान्यता प्राप्त एक तरह से शासक बन जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश दूसरा शासक रहता है, लेकिन वो सोचता है कि यार मेरे पास तो ज्यादा समय है नहीं, मतलब ज्यादा समय का मतलब जैसे अपने राज्य को स्थापित करने के लिए उसको 50-55 साल उम्र है, पता नहीं कब मारा जाऊं, तो कहीं ना कहीं राज्य को एक अच्छा कर लूं, ठीक है। तो होता क्या है, सही विकल्प इसका हो जाएगा C। तो मंगोल नेता जो चंगेज खां होता है वो इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत आता है और चंगेज खां जो खारिज्म का जो शासक रहता है, बेसिकली तुर्क के पास ख्वारिज्म नाम की जगह है। तो जो ख्वारिज्म का शासक रहता है जलालुद्दीन, वो इल्तुतमिश से सलाह मांगने, मतलब सहायता मांगने आता है कि भाई मेरी सहायता कर दो। तो बोलता है कि नहीं भाई मैं सहायता नहीं करूंगा। तो इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने आक्रमण किया। जो जलालुद्दीन मांगबरनी था वो सिंधु घाटी पहुंचता है और बोलता है भाई मेरी सहायता कर दो। इल्तुतमिश साफ मना कर देता है, ठीक है। भारत की सुरक्षा के मद्देनजर मंगोल बादशाह चंगेज खान के खिलाफ जो एशिया का ख्वारिज्म का शासक था जलालुद्दीन, उसको सहायता देने से इल्तुतमिश मना कर देता है। तो चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने भारत में कब आक्रमण किया? इल्तुतमिश के शासनकाल में, यानी कि इल्तुतमिश ने उसकी कोई सहायता नहीं की और बाद में मांगबरनी जो है भारत से भाग गया, ठीक है। सही विकल्प क्या हो जाएगा? C। अब देखिए 2001 का प्रश्न था। अब जितने टॉपिक अगर वो तैयार किया होगा तो देखिए क्या है, 8वां प्रश्न पूछा है आपके सामने स्क्रीन पर, ये रहा। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भगोड़े ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भगोड़े ख्वारिज्म युवराज की जो जलालुद्दीन, क्या नाम था, जलालुद्दीन मांगबरनी, उसके साथ वो खोज में पहुंचा। सही विकल्प है, बिल्कुल सही है। दूसरा है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया और सिंधु नदी पार की, ठीक है। पहली बात तो यह है कि जब तैमूर लंग का आक्रमण होता है तो उस समय मोहम्मद बिन तुगलक नहीं बल्कि नसरुद्दीन मोहम्मद शाह शासक रहता है। नसूरुद्दीन मोहम्मद शाह, ठीक है, मोहम्मद शाह शासक रहता है। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। अब जो आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत हुआ तुरंत आपका उत्तर आ गया, ठीक है। पहला क्या सही हो जाएगा? केवल एक। बेसिकली विजयनगर साम्राज्य के देवरादित्य के शासनकाल में वास्को डी गामा पहुंचा था? नहीं, वास्को डी गामा जो है उस समय तिम्मा का शासन था। तिम्मा, संगम, सुलुतुरु, अरविदु, अभी मैं पढ़ाऊंगा, अभी बस याद कर लीजिए कि तिम्मा के शासनकाल में वास्को डी गामा भारत पहुंचा था, ठीक है। अब्दुल रज्जाक आया था देवरादित्य के शासनकाल में। देवरादित्य के शासनकाल में कौन आया था? अब्दुल रज्जाक। तो आज का आपके लिए प्रश्न है, अब्दुल रज्जाक कहां से आया था? ठीक है, अफ्रीका से आया था, अफ्रीकी महाद्वीप से, एशियाई महाद्वीप से, आसान कर दे रहा हूं, है ना, अरब से आया था, ऐसे, ठीक है। मतलब आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब्दुल रज्जाक कहां से आया था? अगला है, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की, ठीक है। किसकी उपाधि धारण की? तूतीय हिंद, कैसर हिंद, जिले इलाही, दीन इलाही। देखिए दीन इलाही काट दीजिए, किसका धर्म है? अकबर द्वारा शुरू किया गया एक ईश्वरीय धर्म था, ठीक है, तो दीन इलाही हो गया। तूतीय हिंद ये खुसरो को बोला जाता था, खुसरो को। कैसर हिंद ये उपाधि थी ब्रिटिश साम्राज्य की। तो सही विकल्प क्या बनना है? जिले इलाही।
ठीक है, जिल्ले इलाही का मतलब बेसिकली ईश्वर का प्रतिनिधि या ईश्वर का प्रतिबिंब, जिल ए इलाही, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, प्रतिबिंब ए, मतलब हिंदी में अगर ट्रांसलेशन करूं तो खुदा का प्रतिबिंब, ऐसे ईश्वर का प्रतिबिंब, है ना। तो जिल्ले इलाही किया था। अगला आज का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज को प्रारंभ कराया? बलबन, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, बेसिकली इसके मामले में बलबन जो है बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं उसको, लीनियर शासक रहता है, मतलब अन्य के मुकाबले, अन्य की तुलना में कट्टर उतना नहीं रहता है। तो बलबन क्या करता है, एक सुल्तान के तौर पे एक नियम बनाता है, जो अफगानी प्रभाव था अपने दरबार में उसको कम करता है। ठीक है, ईरानी बादशाह से वो प्रेरणा लेता है कि ईरान में कैसे कैसे होता है, जैसे सिजदा पबोस की शुरुआत करता है बलबन, और नवरोज को भी मनाने का, ठीक है, प्रथा आरंभ करता है। सिजदा मतलब भूमि पर लेट करके अभिवादन करना, पबोस मतलब सुल्तान के चरण चूमना, ठीक है, सिजदा पबोस ये सब। ठीक है, तो सही विकल्प इसका क्या हो जाएगा? बलबन। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ठीक है, दिल्ली सल्तनत कैसे नींव रही, उस समय कौन कौन से राजपूत साम्राज्य थे भारत में, कौन कौन से आक्रमण हुए भारत में, मुस्लिमों के 3 जो प्रमुख आक्रमण थे जिसने भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखी। ठीक है, पराजय के क्या कारण थे, अगर इस पर थोड़ा सा चर्चा करना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, उस पर वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है, आज के लिए हम लोग का ये 10 क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट किसी अच्छे टॉपिक के साथ। मेरी कोशिश है कि एक बार भूगोल स्टार्टिंग हो जाए। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो भूगोल पे, नहीं तो अभी इतिहास पॉलिटी चलने देंगे। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा आप लोग क्या चाहते हैं, और जरूर कमेंट करिए कि आप अपने खुद से ईमानदार रहिए कि कितने आपके सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन में आपके सही हो रहे हैं। मैं और अच्छे PYQ खोज करके ले आऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।